एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। एडीआरए ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर मामलों में नंबर 1 हैं। उनके खिलाफ 64 मामले दर्ज किए गए हैं। 37 गंभीर आईपीएस धाराएं दर्ज की गई हैं और 283 अन्य धाराएं दर्ज की गई हैं। एडीआर ने कहा कि केटीआर संपत्ति में 90, कर्ज में 5वें स्थान पर है, आय में 4थे स्थान पर है और सीएम केसीआर आय में 10वें, कर्ज में 9वें स्थान पर है। इसमें कहा गया कि बीआरएस के 59वें मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीआरएस विधायक मैरी जनार्दन रेड्डी, उपेंद्र रेड्डी और पी शेखर रेड्डी सबसे अधिक संपत्ति के साथ शीर्ष 3 स्थानों पर है। 118 विधायकों में से 72 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले, जिनमें 59 बीआरएस विधायक हैं। 46 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 38 बीआरएस विधायक हैं और 7 अन्य पर हत्या के मामले हैं। 93 बीआरएस विधायक करोड़पति हैं। एडीआर ने रिपोर्ट में कहा, एमआईएम के 5 विधायक और कांग्रेस के 4 विधायक करोड़पति हैं। ताज़ा सर्वे में खुलासा हुआ है कि तेलंगाना में एक बार फिर बीआरएस की सरकार बनेगी। मिशन चाणक्य संस्था द्वारा राज्य भर में कराए गए जमानत सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। संगठन ने खुलासा किया कि उन्होंने राज्य में 4 महीने तक काम किया है और इस सर्वेक्षण के लिए 14 लाख लोगों की राय एकत्र की है। 41.62% लोगों ने सत्ताधारी पार्टी को, 32.7% ने कांग्रेस पार्टी को और 17.6% ने बीजेपी को समर्थन दिया। अब तक हुए मतदान से पता चला है कि बीआरएस राज्य के 119 निर्वाचन क्षेत्रों में से कम 76 सीटें जीतेगी। अब तक मिशन चाणक्य ने खुलासा किया है कि मेरा राज्य मेरा वोट मेरा निर्णय के नाम से पूरे तेलंगाना में एक सर्वेक्षण किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि बीआरएस पार्टी को खासकर घोषणा पत्र जारी होने के बाद महिलाओं का भारी समर्थन मिला। संस्था ने खुलासा किया कि 85% लोगों ने सरकार की योजनाओं और विकास से संतुष्टि जताई। इसमें कहा गया कि अगले चुनाव में बीआरएस को 44.62% वोट मिलेंगे। तेलंगाना बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के इस सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीजेपी नेतृत्व ने कुल 52 उम्मीदवारों के साथ पहली सूची की घोषणा की है। यह निर्णय भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने लिया है, जिसकी बैठक 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए। समिति ने तेलंगाना चुनाव में इन 52 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी। पार्टी महासचिव बंडी संजय करीमनगर से और धर्मपुरी अरविंद कोरुटला से चुनाव लड़ेंगे। इटेला 2 निर्वाचन क्षेत्र राजेंद्र गजवेल और हुजूराबाद से चुनाव लड़ेंगे। सिरपुर से पालवई हरीश बाबू, बेल्लमपल्ली से अमराजुला श्रीदेवी, खानापुर से रमेश राठौड़, आदिलाबाद से पायल शंकर, बोध से सोयम बापूराव निर्मल, जुक्कल से टी अरुणा तारा, कामारेड्डी से वेंकटरमण रेड्डी, निजामाबाद शहर से सूर्य नारायण गुप्ता, बालकोंडा से आलेटी अन्नपूर्णम्मा, कोरुटला धर्मपुरी से अरविंद, जगतियाल से बुग्गा श्रीवाणी, धर्मपुरी से एस कुमार चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने गोशामहल विधायक टी राजा सिंह का निलंबन हटाया गया। इससे पहले उनको विवादास्पद टिप्पणियों के कारण पिछले साल 23 अगस्त को भाजपा ने राजा सिंह को निलंबित कर दिया था। पार्टी ने उनसे टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही राजा सिंह ने अपनी सफाई दी। उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने हाल ही में घोषणा की कि निलंबन हटा लिया जाएगा। इस संबंध में बीजेपी केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने एक बयान जारी किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से निलंबन हटाने के बाद राजा सिंह को राहत मिली है। वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह इस बार गोशामहल से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची भी जल्द सामने आ जाएगी। भाजपा से निलंबन हटने की पृष्ठभूमि में राजा सिंह की टिकट मामले की बाधाएं दूर हो गईं। मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य के लोगों को बतुकम्मा उत्सव की शुभकामनाएं दी। बतुकम्मा के आखिरी दिन सीएम केसीआर ने सदुल्ला बतुकम्मा के शुभ अवसर पर विशेष शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना के लोगों की जीवन शैली से पैदा हुआ एक प्रकृति उत्सव है। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं को फूलों की पूजा करना तेलंगाना के लोगों की प्रकृति के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बतुकम्मा उत्सव एक सामूहिक रूप से मनाया जाता है, केवल तेलंगाना के लिए अद्वितीय है। आज तेलंगाना प्रचुर मात्रा में हरियाली, डेयरी फसलें, पशुधन और प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। बतुकम्मा विसर्जन के दौरान उन्होंने स्वयं की देखभाल करने और सदुला बतुकम्मा त्योहार को खुशी के साथ मनाने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। गौरी देवी से राज्य को समृद्ध बनाने की प्रार्थना की। चेन्नई सिल्क्स के एजीएम महेश ने कहा कि यदि यात्री सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट पहने तो दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। कुकटपल्ली वाई जंक्शन पर द चेन्नई सिल्क्स के तत्वाधान में मोटर चालकों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कुकटपल्ली ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर नागेश ने हिस्सा लिया और वाहन चालकों को जागरूक किया। हेलमेट पहनना मोटर चालकों को दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट से मिलने वाली सुरक्षा और सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में शिक्षित किया। चेन्नई सिल्क्स के एजीएम महेश ने कहा कि यह खुशी की बात है कि तेलंगाना में पुलिस विभाग जनता के लिए उपलब्ध है और मोटर चालकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। चेन्नई सिल्क्स ने कुकटपल्ली वाई जंक्शन पर सीट बेल्ट लगाने वालों और हेलमेट पहनने वालों को पुरस्कार दिया। चेन्नई सिल्क के एजीएम महेश ने कहा कि सभी की जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हरीश राव ने जल विहार में बीआरएस पार्टी प्रचारकों और वार रूम प्रभारियों से मुलाकात की। हरीश राव ने पार्टी प्रचारकों और वार रूम प्रभारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैश्विक प्रचार कर रही है। सर्वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री केसीआर तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक योजना के तहत आगे बढ़ें। उन्होंने नेताओं को दृढ़ता से घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने की सलाह दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर 2019 के चुनाव घोषणा पत्र पर भी एक बात लागू नहीं करने का आरोप लगाया। लोगों को बीआरएस पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया कि तांडाओं को पंचायत बनाएंगे और सूखी पोडू जमीन की समस्या का समाधान किया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने कहा था कि अगर उनका देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा तो वे $5 अरब देंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्षों के निर्वासन के बाद पाकिस्तान पहुंचने पर उन्होंने यह टिप्पणियां की। नवाज ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत के परमाणु परीक्षणों का मुंहतोड़ जवाब दिया। शरीफ ने कहा, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बरकरार है। 1999 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने पाकिस्तान को $5 अरब का ऑफर दिया था। मुझे $1 अरब भी दिए जा सकते थे, लेकिन मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ है। मैं कभी भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। हमने परमाणु परीक्षण किया है। उन्होंने कहा, हमने भारत के परमाणु परीक्षण का दृढ़ता से जवाब दिया है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में मांग की कि अगर भाजपा वास्तव में बीसी से प्यार करती है तो वे घोषणा करे कि वे विधानसभाओं में 33% आरक्षण सहित उच्चतम बजट आवंटित करेंगे। उन्होंने पूछा कि 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित होने के बावजूद केवल 2000 करोड़ का बजट क्यों आवंटित किया गया। उन्होंने उन पर बीसी को हारी हुई सीटें देने और यह बदनामी फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया कि यदि वे हार जाते हैं तो बीसी को सीटें देने पर भी वे नहीं जीतेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीसी को उचित प्राथमिकता देती है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में बीसी के गुरुकुल हैं? उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले बीसी को 20 लाख रुपए का वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इसे भाजपा शासित राज्यों में लागू किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास राज ने कहा कि चुनाव व्यवस्था में लगातार प्रयास के बावजूद अभी भी अधूरापन छाया हुआ है।
उन्होंने बताया कि लोगों और राजनीतिक दलों की ओर से यहाँ वहाँ शिकायतें आ रही हैं, भले ही वह छोटी मोटी ही क्यों न हो मगर गंभीर हैं। सीईओ ने ईआरओ, आरओ और विधायी चुनाव ड्यूटी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक दृश्य मीडिया समीक्षा की। इसमें डीजीपी अंजनी कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सुझाव दिया कि जब किसी भी संपत्ति को निरीक्षण के हिस्से के रूप में जब्त किया जाता है तो उन्हें एक रसीद दी जानी चाहिए और समझना चाहिए कि किससे अपील करनी है। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने अधिकारियों को उपाय करने की सलाह दी ताकि हर कोई स्वेच्छा से मतदान करके अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। साइबराबाद में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि राज्य में बीआरएस सरकार फिर से सत्ता में आएगी। बेगमपेट डिवीजन, ओल्ड कस्टम बस्ती व डेर बस्ती और ब्राह्मणवाड़ी क्षेत्रों में घर घर अभियान चलाया गया। इस मौके पर तलसानी ने कहा कि उन्होंने बेगमपेट नहर की बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया है। बेगमपेट डिवीजन में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। कार्यक्रम में निगमायुक्त टी महेश्वर, टी श्री हरि, नरेंद्र, सलीम खान, अकबर, अखिल आरिफ, राजेंद्र ने भाग लिया। सनत नगर नेहरू पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सरिता गौड़ के नेतृत्व में भाजपा के 1 सैकड़ा लोग बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने तलसानी की पार्टी में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार के जूरी के नामांकित सदस्य के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यालय ने इस आशय का एक बयान जारी किया है। 1995 में गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार नामक एक पुरस्कार की स्थापना की। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और एक हथकरघा वस्तु प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री जूरी की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अतीत में मंचिकंटी, रजब अली और बोडेपुड़ी जैसे अनुकरणीय कम्युनिस्ट नेताओं के साथ काम किया है और वर्तमान राजनीति गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों से जनविरोधी शासन से जनता तंग आ चुकी है। तेलंगाना की जनता 30 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला देना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले सोनिया गांधी के परिवार की वजह से ही तेलंगाना का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत की राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के आदेश के मुताबिक वह खम्मम में रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयुक्त खम्मम जिले के सभी 10 स्थानों पर कांग्रेस का झंडा फहराने का आह्वान किया। वह जेल में अराजकता की ताकतों को बाहर करना चाहते हैं और विकास की राजनीति का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। एसओटी और स्थानीय पुलिस ने शमशाबाद में संयुक्त अभियान चलाया। इन जांचों के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया। उड़ीसा से बेंगलुरु गांजा ले जा रहे एक वाहन को जब्त कर लिया गया। पुलिस को गाड़ी में 102 किलो गांजा मिला। कार में उड़ीसा से बेंगलुरु गांजा ले जाने की सूचना पर जांच की गई। पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के पालमा कुला में बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कॉर्पियो वाहन को देखा और 102 किलोग्राम गांजा और 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 2 अन्य फरार है। जब्त गांजे की कीमत 29 लाख तक आंकी जा रही है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के.एल. पॉल ने विधायक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वालों से चुनाव नियमों का पालन करने और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में जीत हासिल करने का आह्वान किया है। बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने सैकड़ों करोड़ खर्च करने की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वह केसीआर और केटीआर के साथ प्रमुख लोगों को हराने और उत्कृष्ट शासन प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उन पर भरोसा रखते हुए 40 लाख खर्च करने के लिए तैयार हो जाएं। के.एल. पॉल ने स्पष्ट कर दिया कि हारे हुए उम्मीदवारों को संसदीय चुनाव के बाद भुगतान करेंगे।
रेलवे ट्रैक पर एक बड़ी जेसीबी चल पड़ी, बिना नियंत्रण खोए ट्रेन की पटरी पर चलती गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सभी अवाक रह गए। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना राजस्थान के जोधपुर की है। लूनी रेलवे जंक्शन पर ट्रैक का लेवल ऊंचा करने और रेलवे लाइन बदलने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर रेलवे अधिकारियों ने जेसीबी को ट्रक पर चलने की इजाजत दे दी। इस पृष्ठभूमि में उस स्टेशन पर ट्रक की पटरियों पर जेसीबी चली। ड्राइवर को बिना संतुलन खोए रेलवे ट्रैक पर जेसीबी चलते देख मौजूदा लोग हैरान रह गए। इसी बीच ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो से नेटिजन्स भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने ट्रैक पर जेसीबी चलने में ड्राइवर की आसानी की प्रशंसा की। अन्य लोगों ने इस वीडियो क्लिप को रेल मंत्रालय और अन्य लोगों के ध्यान में लाया। फिलिस्तीन को मानवीय सहायता देने के लिए भारत तैयार है। जैसे इजराइल हमास युद्ध के बाद काफी नुकसान उठाना पड़ा है। गाजा में आपदा राहत सामग्री और आपातकालीन दवाएं भेजी गई हैं। IAF C-17 विमान आवश्यक दवाएं, सर्जिकल आपूर्ति, टेंट, स्लीपिंग बेड, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शोधन टैबलेट और अन्य आपातकालीन सामान लेकर गाजियाबाद के हिडन एयर बेस में मिस्र के अरीश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची के लोकप्रिय सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि इन्हें मानवीय मिशन के हिस्से के रूप में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के IAF C-17 विमान में कुल 6.5 टन सप्लाई की जा रही है। पता चला है कि इससे पहले मिस्र के एल अरीश हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा और वहां से रिफा सीमा के जरिए गाजा ले जाया जाएगा। मालूम हो कि इस महीने की 7 तारीख को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। इसके साथ ही इजराइल ने गाजा पर हमला बोल दिया, जो हमास का मुख्य केंद्र है। इस पृष्ठभूमि में दोनों पक्ष के बीच युद्ध तेज हो गया। हमलों का जवाबी हमलों में अब तक 4300 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। चुनाव के मद्देनजर तेलंगाना राज्य में सुबह सुबह एक्साइज, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने औचक निरीक्षण किया। साइबराबाद CP स्टीफन रविंद्र और उत्पाद शुल्क विभाग के उच्च अधिकारियों ने बालानगर पुलिस स्टेशन के तहत फतेहनगर के आसपास के इलाकों में निरीक्षण किया। इसके तहत 58 बियर की बोतलें, 32 शराब की बोतलें और गांजा के 7 पैकेट जब्त किए गए और 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उत्पाद अधीक्षक विजय भास्कर ने बताया कि चुनाव समाप्ति का लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इजरायली हमलों से परेशान गाजा को राहत पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एक सप्ताह अधिक समय के किए गए प्रयास सार्थक रहे। इजराइल ने उन ट्रकों को अनुमति दी जो गाजा वासियों के लिए राहत सामग्री लेकर आए थे। इसके साथ ही युद्ध शुरू होने के 2 हफ्ते बाद गाजा के दरवाजे खोल दिए गए। मिस्र ने भोजन, पानी और ईंधन की कमी से जूझ रहे गाजा वासियों के लिए रिफा सीमा खोल दिया है। परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तुओं और दस्तावेजों के साथ मानवीय सहायता ले जाने वाले ट्रक सीमा पार कर गए। मिस्र सरकार ने गाजा में प्रवेश करने वाले 20 ट्रकों के वीडियो टीवी पर प्रसारित किए। राफा गाजा की एकमात्र सड़क है जो इजरायली नियंत्रण में नहीं है। पहले तो इजराइल ने मिस्र की सीमा पर स्थित इस रास्ते से आने वाले ट्रकों को स्वीकार नहीं किया। इस वजह से मानवीय सहायता ले जाने वाले माल वाहक विमान और ट्रक कुछ दिनों के लिए रफा सीमा पर रुक गए। अमेरिका की अपील के बाद इजराइल केवल 20 ट्रकों के प्रवेश पर सहमत हुआ। गाजा में खड़े 20 ट्रकों में उपकरण छोटी मोटरों पर जरूरत वाले क्षेत्रों में पहुंचाए जा रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने एक अहम घोषणा की है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में बुने चक्रवात तूफान तेज और मजबूत होने की संभावना है। IMD वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि निम्न दबाव धीरे धीरे चक्रवात में बदल गया है और अब गंभीर चक्रवात बदल रहा है। कहा जा रहा है कि आज दोपहर यह मजबूत होकर भयंकर तूफान बन जाएगा। इस समय तेज चक्रवात के प्रभाव से तेज हवाएं चल रही है। IMD ने बताया कि अधिकतम 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इन हवाओं की गति 90 से 117 किलोमीटर तक पहुंच जाए तो इससे भयंकर तूफान माना जाता है। इसी बीच IMD का अनुमान है कि इस तूफान का भारत में गुजरात पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है।
यह गणना की गई है कि राज्य के पूर्वी हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि आईएमडी के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि इसके भीषण तूफान बनने के और ओमान के दक्षिणी तटों और पड़ोसी यमन पर अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह कहना संभव नहीं है कि तट कहां पार किया जाएगा क्योंकि दिशा बदलने की संभावना है।